सो अपन स्टार्ट करते हैं नौ। और कल अपन ने डिज़ाइन किया था बीवल गियर। आज अपन लेंगे अपना वर्म व्हील गियर। सो वर्म व्हील गियर के अंदर दो पार्ट होता है, एक वर्म होता है और एक व्हील होता है। सो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, जो लोअर पार्ट होता है जिस पे आप गियर कट्स रहते हैं ना, जैसे ये वाला, इसमें देखो गियर का कट्स है। फिर समथिंग कोई एंगल पे गियर को कट किया गया है, टूथ है, मतलब जिस व्हील पे टूथ हो उसको वर्म व्हील बोलते हैं। और सिमिलरली एक शाफ्ट रहेगा जो आपके व्हील के ऊपर रहेगा, वो शाफ्ट पे आप का थ्रेडिंग रहेगा, टूथ नहीं रहेगा, थ्रेडिंग रहेगा। सो थ्रेडिंग रहेगा, तो जहाँ पे थ्रेडिंग रहेगा ना तो उसको बोलेंगे अपन वर्म। सो इसके बेसिस पे अपन डिज़ाइन करेंगे नाउ। अब क्या होता है डैट, मुझे वर्म भी डिज़ाइन करना है और मुझे वर्म व्हील भी डिज़ाइन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्या है और इसका मतलब फीचर्स क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्म गियर्स के अंदर, वर्म गियर्स आर ट्रांसमिट टू यूज पावर बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था यस्टरडे, रिवल गियर में भी नॉन इंटरसेक्टिंग रहता है, बट वो 90 डिग्री नहीं रहेगा, आपको हॉरिजेंटल टू वर्टिकल मूवमेंट देंगे। मतलब सपोज आपका पिनियन अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजेंटल में रोटेशन है तो आप उसका मूवमेंट ना वर्टिकली ले सकते हो। और बट इन केस ऑफ वर्म व्हील ऐसा नहीं रहेगा, एक शाफ्ट ना आप वर्म के अंदर लगाओगे, मतलब वर्म व्हील के अंदर यहाँ पे आपका एक शाफ्ट लगेगा और दूसरा शाफ्ट ये है। तो आप देख सकते हो, अगर ये शाफ्ट का सेंटर से मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ये शाफ्ट के सेंटर से मैं लाइन ड्रॉ करूँ सपोज ऐसा, और दूसरा शाफ्ट तो ऐसा बाहर निकलेगा, तो आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे दोनों शाफ्ट नॉन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि एक केस में वर्म है, दूसरे केस में व्हील है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग है बट शाफ्ट का एंगल 90 डिग्री रहेगा। नॉन इंटरसेक्टिंग है बट शाफ्ट का एंगल 90 डिग्री रहने वाला है। सो यहाँ पे हमने मेंशन किया राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर। यहाँ पे लिखा भी है नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एंड विच आर राइट एंगल्स टू ईच अदर। आफ्टर डैट आगे जाओगे तो लिखा है द वार्म गियर ड्राइव्स कंसिस्ट ऑफ वार्म एंड व्हील। सो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ये आपका वार्म है, ये वाला पोर्शन आपका वार्म है और ये आपका वार्म व्हील है। सो दोनों के कॉम्बिनेशन से वार्म गियर्स बनेंगे। द वार्म इज थ्रेडेड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो वार्म रहेगा वो थ्रेड रहेगा, उस पर टूथ नहीं रहेगा, तो वार्म इज थ्रेडेड स्क्रू, वाइल द वार्म व्हील इज टूथेड, तो यहाँ पे टूथ है। ओके, द टीथ ऑन द वार्म व्हील envelop the thread on the worm and gives line contact between mating parts. Okay, so कहने का मतलब अराउंड कौन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। सो अब यहाँ पे कैसा है डैट डैट कहने का मतलब, जैसा आपके वर्म व्हील के ऊपर जो गियर रहेगा ना, जो टूथ रहेगा, वो वर्म के थ्रेड को एक दूसरे पे अटैच होने के लिए मदद करता है। सो यहाँ पे वही लिखा है द एडवांटेज ऑफ वर्म गियर ड्राइव्स। अभी वर्म गियर ड्राइव्स का एडवांटेज क्या है, वर्म गियर ड्राइव्स का एडवांटेज क्या है वो अपन देखते हैं। नाउ नाउ गबस लेफ्ट हो गया और ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। Now, the most important characteristic of worm gear drive is here high speed reductions as high to 100 is to 1। कहने का मतलब जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना आपका वर्म व्हील का, ये बार बार लेफ्ट की हो जा रहा है। सो सबसे बड़ा एडवांटेज जो अपना वर्म व्हील का है, जो वो 100:1 का रिडक्शन रेशियो। कहने का मतलब अगर आपका पिनियन वर्म का, अगर आपका वर्म 100 के रोटेशंस पे रोटेट हो रहा है, देन आपका व्हील 1 के रोटेशन पे रोटेट होगा, मतलब 100:1। सो आप अपने कॉलेज में इसके लेथ मशीन पे आपने वर्म व्हील डिज़ाइन देखा है, जो आपका लेथ मशीन है ना, तो वैन एवर वी यूज़ फॉर थ्रेडिंग, आप जब थ्रेडिंग करने के लिए यूज़ करते हो तब आप गियर को इंगेज करते हो, गियर बॉक्स में जाके इंगेज करते हो तो आपका स्पीड रिड्यूस हो जाता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका मोटर का आरपीएम है, जो आप पावर से डेवलप कर रहे हो मोटर, दैट इज़ मिनिमम अप टू 960 और 1440 आरपीएम, 960 और 1440 आरपीएम, और मे बी 3000 दैट इज़ 2880 आरपीएम। सो उतने आरपीएम पे मोटर
घूमने के बावजूद आपको आपके ट्रेडिंग सेंटर पे जहाँ पे आप मशीनिंग एप्लीकेशन करते हो वहाँ पे आपको बहुत लेस यानी कि बहुत कम आरपीएम मिलता है। सो आप डिसएंगेज करते हो गियर बॉक्स को। सो डिसएंगेज करना मतलब स्पीड रिड्यूस करते हो। सो वो रिड्यूस करने के लिए आप विद द हेल्प ऑफ ये वार्म व्हील मैकेनिज्म यूज़ करते हो। सो कहने का मतलब यहाँ पे आपको ग्रेट स्पीड ड्रॉप मिलता है 100:1। क्या वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है बाबा? सो 100:1 का आपको स्पीड ड्रॉप मिलता है। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज वही है। एक सेकेंड। सो नाउ 100:1 का आपको स्पीड रिडक्शन रेशियो मिलता है। आफ्टर डैट मैं सेकेंड पॉइंट पढ़ता हूँ डैट द वर्म गियर ड्राइव्स आर कॉम्पैक्ट विद स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन। मतलब ये जो सिस्टम है ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है पूरे साइज को लेके विथ इक्विवेलेंट स्पर और हेलिकल। मतलब मैं सेम साइज का अगर मतलब सेम कैटेगरी का स्पर और हेलिकल डिज़ाइन लो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बल्की हो जाएगा, बट वार्म व्हील ऐसा नहीं है। ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है और सेम स्पीड रिडक्शन रेशियो के लिए अगर मैं दोनों सेम स्पीड मुझे अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ स्पर गियर और हेलिकल गियर एंड विद द हेल्प ऑफ आपको इसके डैट वार्म व्हील के, तो आपको वार्म व्हील जो रहेगा वो कॉम्पैक्ट रहेगा, छोटा रहेगा। Now after that third point, the operation is smooth and silent. The operation is smooth and silent. आपका जो यहाँ पे ऑपरेशन होता है वो स्मूथली होता है और साइलेंट होता है, ज़्यादा नॉइस नहीं होता। इन केस ऑफ स्पर गियर ये ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है। आफ्टर डैट इन केस ऑफ इसमें क्या बोलते हैं हेलिकल गियर में उसमें नॉइस नहीं होता, ना वाइब्रेशन होता है, कम होता है बहुत। बट नॉइस वाइब्रेशंस कम होने के बावजूद आपको उस केस में क्या होता है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। बट इन केस आप वार्म व्हील में अगर आप जाओगे तो वार्म व्हील सस्ता गिरता है और आराम से इसमें काम हो जाता है। क्या दिक्कत है, बार बार टाइम आउट कैसे हो गया? सो आफ्टर डैट तो यहाँ से मुझे समझ में आया ये थोड़ा स्मूथ एंड साइलेंट वर्क करता है। अभी फोर्थ पॉइंट जो अपना है, प्रोविजन कैन बी मेड फॉर सेल्फ लॉकिंग ऑपरेशन वेयर द मोशन इज ट्रांसमिटेड ओनली फॉर द वर्म एंड वार्म व्हील। ये सेल्फ लॉकिंग के एडवांटेज में है। प्लस दिस इज एडवांटेजेस इन एप्लीकेशन लाइक क्रेन्स एंड लिफ्टिंग डिवाइसेस। मतलब जहाँ पे अपन क्रेन जैसा बड़े बड़े हैवी लोड उठाने वाले मशीन यूज़ करते हैं वहाँ पे इसमें ऑटोमेटिक एक सडन कंडीशंस के बाद उसमें सेल्फ लॉकिंग हो जाता है। तो वो फीचर्स इसका अच्छा है। आफ्टर डैट द ड्रॉबैक। सो अब इतने एडवांटेज होने के बाद समथिंग तो इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, तो इसके डिसएडवांटेज देखते हैं क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है। सो ड्रॉबैक क्या क्या है? सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज लो एज कम्पेयर्ड विथ अदर टाइप्स ऑफ गियर ड्राइव्स। अब नाउ मैं इसको कंपेयर करूँ किससे, स्पर, हेलिकल एंड रिवेल गियर से, तो इसका एफिशिएंसी कम है। आफ्टर दैट द वर्म व्हील इज जनरल इज मेड ऑफ अ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज विच इंक्रीज द कॉस्ट। मतलब इसको जो बनाने के लिए मटेरियल मुझे यूज़ करना पड़ता है वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज यूज़ करना पड़ता है और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज थोड़ा कॉस्टली है, जिससे इसका बनाने का जो कॉस्ट है मुझे महंगा गिरता है। थर्ड पॉइंट, considerable amount of heat is generated in worm gear drives in worm gears drive। after that मतलब थोड़ा हीट जनरेट होता है इन वर्म गियर ड्राइव्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिसिपेटेड बाय लुब्रिकेटिंग ऑयल टू दी हाउसिंग। कहने का मतलब जब ये ऑपरेशंस में आता है तो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे होता क्या, इसमें हीट जनरेट होता है, जो हीट को डेसिपेट करने के लिए मुझे ऑयलिंग या फिर लुब्रिकेटिंग करना पड़ता है, जो कि थोड़ा कॉस्टली गिरता है। आफ्टर जो फोर्थ पॉइंट है मेरा बोला है द पावर। फोर्थ पॉइंट में आते हैं द पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज लो। वर्म गियर ड्राइव्स आर यूज्ड अप फॉर 100 किलोवाट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। मतलब जो इसका पावर ट्रांसमिट करने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है, अप टू 100 किलोवाट तक ही है। मतलब मुझे अगर 100 किलोवाट के ऊपर का पावर ट्रांसमिट करना है इन केस ऑफ वर्म व्हील ड्राइव्स तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये इसका बिग डिसएडवांटेज है। इसका कॉस्टिंग हाई है तो वो भी इसका एक बिग डिसएडवांटेज है। सो अथर्वा और यश मुझे एक बार मैसेज करो जो आप लोगों को आवाज़ आ रहा है क्या, क्योंकि बाबा बार बार ज्वाइन हो रहा है, बार बार रिमूव हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
सो पता नहीं बाबा को क्या प्रॉब्लम है। तो आफ्टर दैट हाँ वही गूगल मीट। ओके एक सेकंड मैं उसको मैसेज करता हूँ। सो यहाँ पे आपने देखा मैंने किया उनको मैसेज। सो नाउ नाउ ये देखने के बाद तो ये मेरा गियर सेट का डायग्राम है जो कि मैं 2-3 डायग्राम लेके विद द हेल्प ऑफ 2-3 डायग्राम से मैंने ज्वाइन करके बनाया है। सो ये आप देख सकते हो जो व्हील पार्ट है, जो व्हील वाला पार्ट है वो आपका वार्म व्हील हो गया और ये ऊपर का पार्ट जो है वार्म हो गया। सो हमने इसका एडवांटेज देखा, डिसएडवांटेज देखा। एडवांटेज सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है स्पीड रिडक्शन रेशियो जो 100:1 का मिलता है। और जो ड्रॉबैक है वो कॉस्ट है क्योंकि फॉस्फेरस ब्रॉन्ज से बनता है तो वो एक बड़ा ड्रॉबैक है। आफ्टर डैट इसका ये लोड ट्रांसमिटिंग पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी जो है वो 100 किलोवाट तक का ही है तो वो इसका एक बिग डिसएडवांटेज है। नाउ वी विल गो फॉर डिज़ाइन। सो डिज़ाइन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्वेश्चंस चाहिए। सो मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लेता हूँ। डैट ये मेरा क्वेश्चन है। नाउ डैट अ वार्म एंड अ वार्म व्हील वार्म व्हील जो है आपका इसके अंदर नाउ इज रिक्वायर्ड वार्म व्हील ड्राइव इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड एट 11 वाट। सो आपको पहले पता है डैट इसका जो पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी वो 100 वाट है तो बट अब ऐसे 100 से कम ही रहेगा। सो नाउ आपको पावर दिया यहाँ पे इन्होंने 11 किलो वाट। सो आपको पावर दिया 11 किलो वाट। नाउ तो यहाँ पे मैं पावर को मेंशन करता हूँ। आफ्टर दैट इन्होंने आपको आरपीएम दिया है डैट इज जो मोटर का आरपीएम है वो 1440 आरपीएम है विद द रिडक्शन रेशियो आपको 15 दिया है। ये आपका आई है रिडक्शन रेशियो, ट्रांसमिशन रेशियो, गियर रेशियो तीनों भी आप बोल सकते हो। द पावर इज सप्लाइड टू अ बेल्ट कन्वेयर विच ऑपरेट इतना जो बेल्ट से पावर जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो वो 12 to 14 आवर्स ऑपरेट हो रहा है। 12 to 14 आवर्स ऑपरेट हो रहा है। सो ये काय को दिया जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे 12 से 14 घंटा जो टाइम है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन आपका सर्विस फैक्टर आपका सर्विस फैक्टर देखोगे। अरे स्क्रीन तो दिख रहा है, काय को मैसेज कर रहा है। तो आपका जो टाइम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मैं इसमें उसका डेट ये जो है ना टाइम बेसिस पे 12 to 14 आवर। सो 12 to 14 आवर जो टाइम है उसके बेसिस पे मैं सर्विस फैक्टर डिसाइड करूंगा और सर्विस फैक्टर को पावर से मल्टीप्लाई करके मैं अपना डिज़ाइन पावर निकालूंगा, रेटेड पावर नॉमिनल पावर निकालूंगा। आपको ऑलरेडी पता है डैट वेन एवर वी आर गोइंग फॉर डिज़ाइन सो आपको आपके क्वेश्चंस में वो रेटेड पावर देते हैं तो रेटेड पावर को आपको नॉमिनल पावर में ज्वाइन करना पड़ता है। सर के 2 नाम है ना तो सेकंड पे ट्राई करते हैं। ओके सो नाउ वो हो गया। आफ्टर दैट पहला है सिलेक्ट सुटेबल मटेरियल एंड डिज़ाइन स्ट्रेसेस। सो मुझे ये गियर डिज़ाइन करने के लिए जो पहला चीज़ बोला है इसका मटेरियल सुटेबल मटेरियल डिज़ाइन करो और उसका सुटेबल स्ट्रेसेस डिज़ाइन करो। सो वी विल सी इट लेटर। सेकेंड पॉइंट बोला है डिज़ाइन वार्म एंड वार्म व्हील टू सेटिस्फाई स्ट्रेंथ एंड वेयर। मतलब अपने को अपने डिज़ाइन में एफ एस स्ट्रेंथ का एफ एस एंड वेयर एफ डब्ल्यू ये दोनों डिज़ाइन करके चेक करना है। जो कंडीशन जो भी है फॉर सेफ डिज़ाइन के लिए वो आपको देखना है। आफ्टर डैट थर्ड इंडिकेट कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ द वर्म व्हील ऑफ इकोनॉमिकल डिज़ाइन। सो इकोनॉमिकल डिज़ाइन होने के लिए जो भी आप डिज़ाइन करोगे उसका कंस्ट्रक्शन मतलब जो डायमेंशंस रहेगा वो आपको अच्छे से लिखना है एक जगह पे। आफ्टर जो फोर्थ पॉइंट बोला ड्रॉ नीड स्केच ऑफ द असेंबली इंडिकेटिंग ऑल लीडिंग डायमेंशन। सो मुझे एक स्केच डायग्राम बनाना है और उसमें इंडिकेट करना है जो भी लीडिंग डायमेंशन मतलब जो भी मेन डायमेंशंस रहेंगे उसको मुझे उसमें इंडिकेट करना है। सो ये मेरा गिवन डेटा था क्वेश्चन का और उसके बेसिस पे अपन डिज़ाइन करेंगे। सो डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले जो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है मैं नोट में लिखता हूँ 1 मिनट। जो 2 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है वो पहला पॉइंट
दो थ्रू आउट द डिज़ाइन, मतलब थ्रू आउट दी वर्म गियर का जो डिज़ाइन रहेगा, इसमें आपको एक बात जो याद रखना है, डैट जो आपका डायमेंशंस रहेगा यूनिट का, वाइल डिज़ाइनिंग द वर्म गिल यूनिट गियर सेट फॉलो द यूनिट ऑफ पीएसजी, मतलब आपको थ्रू आउट द डिज़ाइन पीएसजी का ही यूनिट फॉलो करना है। सो पहला नोट में पहला पॉइंट लिखता हूँ मैं, डैट वाइल डिज़ाइनिंग वर्म गियर सेट, वर्म गियर में दोनों आ गया, वर्म गियर सेट में वर्म गियर सेट फॉलो दी यूनिट ऑफ पीएसजी, यूनिट्स ऑफ पीएसजी। ओके, सो आपको थ्रू आउट द डिज़ाइन पीएसजी का यूनिट ही फॉलो करना है, याद रखना। आफ्टर दैट द अप्रोच इज डिफरेंट, the approach is different, the approach is different compared to किससे, आपने 3 का डिजाइन सीखा है, इस पर हेलिकल एंड वीवेल, मतलब ये जो तीनों गियर का डिजाइन अपन ने सीखा था, एज कम्पेयर टू इनके अप्रोच और वर्म व्हील गियर ड्राइव जो है उसके अप्रोच में डिफरेंस है। सो ये दो बातों को आपको ध्यान देना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये 2 पॉइंट को नोट करते हुए आपको फर्दर वर्म व्हील डिजाइन करना है। सो वर्म व्हील डिजाइन का अब डेटा लेते हैं, तो आता है प्राइम मूवर। सपोज मैं लेता हूँ प्राइम मूवर, तो PM लिखता हूँ प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये आपका है इलेक्ट्रिक मोटर, प्राइम मोटर है आपका इलेक्ट्रिक, प्राइम मूवर है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। सो बट अब ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर है तो कुछ उसका पावर दिया रहेगा। सो आपको जो पावर दिया इन्होंने वो दिया 11 किलो वाट, 11 किलो वाट। अगर मैं इसको वाट में कन्वर्ट करूँ तो 10⁻³ वाट हो जाएगा। और ये जो आपका रहेगा नॉमिनल पावर रहेगा, ये जो आपका गिवन है ये आपका नॉमिनल पावर है, ये जो आपका गिवन है ये आपका नॉमिनल पावर है। आफ्टर डैट व्हेनेवर आपको जो नॉमिनल पावर दिया रहेगा वो नॉमिनल पावर को आप अपने सर्विस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपको डिज़ाइन पावर मिलेगा। सो इसके लिए मुझे ऐसा मेंशन करना पड़ेगा पी को, तो मैं पी को ऐसा मेंशन करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दैट इज दिस स्क्वायर ब्रैकेट पी इक्वल टू पी इंटू सर्विस फैक्टर। सो बट अब ऐसे अब मुझे सर्विस फैक्टर निकालना पड़ेगा। सो पहले मैं पावर लिख लेता हूँ, डेट इज़ 11 इंटू 10⁻³ और सर्विस फैक्टर जो आपका है वो मैं 1.2 लेता हूँ। तो यहाँ पे जो देखो आप देख सकते हो डेट आपके क्वेश्चंस में जो बेल्ट कन्वेयर है वो कितने देर के लिए यूज़ कर रहा है, 12 से 14 घंटे एक डे, मतलब एक दिन में उसको अपन 12 to 14 आवर रन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्किंग आवर मैं सर्विस फैक्टर डिसाइड करता हूँ। ये आपको सर्विस फैक्टर जो है आपको आपके पीएसजी के पेज नंबर 7.29 पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाओगे पीएसजी के पेज नंबर 29 नहीं 69, पीएसजी के पेज नंबर 7.69 पे जब जाओगे तो वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस दिया रहेगा बेल्ट कन्वेयर का। सो वहाँ से आपको ये मिलेगा। तो इसकी वैल्यू मैं 1.2 लिया हूँ डैट, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये आपका SF है, सर्विस फैक्टर। ओके, देन इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 13.2 इंटू 10⁻³ वाट, 13.2 इंटू 10⁻³ वाट। सो मैंने सर्विस फैक्टर भी वहाँ पे निकाल ली और सर्विस फैक्टर के बेसिस पे इसको सॉल्व किया, तो 13.2 हो गया इंटू 10⁻³ वाट। अब मैं इसको आगे बढ़ूँगा। नाउ द फर्स्ट थिंग, जो आपका एप्लीकेशन है, कहने का मतलब ये जो व्हील गियर व्हील जो है वर्म व्हील जो है वो कहाँ पे एप्लीकेशन में आ रहा है, तो इसका एप्लीकेशन अपन बेल्ट कन्वेयर पे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेल्ट कन्वेयर। सो बेल्ट कन्वेयर पे यूज़ कर रहे हो, लेकिन कितना 12 to 14 आवर्स पर डे,
मतलब एक दिन में आप 12 से 14 घंटे यूज़ कर रहे हो। तो इसके बेसिस पे अपन यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके आपके पीएचडी के पेज नंबर 7.69 पे जाके आप 7.69 पे जाके आप क्या किए, वहाँ से सर्विस फैक्टर निकाला। 3 कैटेगरी है, डैट 1.2 है, 1.5 एंड 2.5 है। अगर मीडियम है तो 1.5 लेते हैं और लो है मतलब एप्लीकेशन थोड़ा लो है तो अपन 1.2 लेते हैं, और वेरी हाई है मतलब 24 के 24 घंटे उसको मशीन ऑपरेशन में रखते हैं, सो देन उस टाइम पे वी विल टेक 2.5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये मालूम पड़ गया। नाउ आई कैलकुलेटेड माई डेट पावर, डेट इज कौन सा पावर, नॉमिनल पावर। सो आई कैलकुलेटेड नॉमिनल पावर। नाउ I will go for reductions ratio. That reductions ratio का formula I equal to, as we know, I equal to N1 upon N2, N1 upon N2. Now we are knowing with our I. So मेरा I का वैल्यू 15 है, I का वैल्यू जो मेरा गिवन है वो 15 है। यहाँ पे आप देख सकते हो I इक्वल टू आपको 15 दिया है। सो यहाँ पे मैं डाटा भी लिख लेता हूँ सो दैट आपको समझे। सो नाउ गिवन डेटा में मेरा I इक्वल टू 15 और मेरा प्राइम मूवर का जो आरपीएम है दैट प्राइम मूवर जो रहेगा वो पहला एन रहेगा। सो वो आपको दिया है 1440 आरपीएम, 1440 आरपीएम, और पावर तो मैंने नीचे लिख दिया है। सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ आगे जब बढ़ूंगा सो विद द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ आई। सो आई आपका रिडक्शन रेशियो है। सो आई के जगह पे मैंने क्या पुट किया, डेट 15 पुट कर दिया, और N1 मेरा जो है वो 1440 है, 1440। नाउ नीचे N2। सो नाउ आई विल फाइंड N2 विद द हेल्प ऑफ कैलसी। सो N2 विल बी 1440 अपॉन 15, 1440 अपॉन 15। सो इसका तो कैलकुलेशंस के बेसिस पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 96 आरपीएम, मतलब 96 रेवोल्यूशंस पर मिनट, 96 रेवोल्यूशंस पर मिनट। सो अब ये मेरा N2 मिल गया थ्रू आउट द डिज़ाइन। मैं N2 ये यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो पहला स्टेप अपना ये मुझे मिल गया N2। नाउ आई विल गो फॉर अवर डेटा से आई विल गो फॉर बेसिक सिलेक्शन, मतलब विद द हेल्प ऑफ डेटा मुझे डिज़ाइन करने के लिए जो जो पैरामीटर्स चाहिए था फिलहाल मुझे वो मिल गया है। सो अब मैं डिज़ाइन मेरा स्टार्ट कर सकता हूँ। टिल नाउ मैं गिवन डेटा पे ही था, अब मैं डिज़ाइन स्टार्ट करूँगा। सो अब फर्स्ट स्टेप एज सेम एज दैट स्पर गियर, हेलिकल गियर एंड बिवल गियर। सो अब जो फर्स्ट स्टेप है विल बी बेसिक सिलेक्शन। सो नाउ स्टेप वन that is basic selection, that is basic selection. So same first 5 selection exactly same as the solve। तो मैं लिख देता हूँ first 5 selection exactly सेम एज स्पर गियर डिज़ाइन। जो मैंने पहला पार्ट आपको सॉल्व करके दिया है ना उसके ऐसा। सो फर्स्ट 5 स्टेप जो रहेगा वो सेम रहेगा, जिसमें अपन ने प्रेशर एंगल, टूथ प्रोफाइल, स्टॉप डेप्थ, फुल डेप्थ जो था अपन ने फुल डेप्थ लिया था, जिसके इसमें फुल डेप्थ लेंगे। प्रेशर एंगल जो आप 20 डिग्री लोगे, उसके बाद बेसिस सिस्टम में और इन्वॉल्यूट कट, तो अपन इन्वॉल्यूट कट थे, प्रिसाइज कट ऑप्शंस में था तो अपन इन्वॉल्यूट कट। तो वो पहले के जो 5 स्टेप है आप जरा जो पहला अपना डिज़ाइन है उस पर देख लेना स्पर गियर का। तो वहाँ से जो शुरू के 5 स्टेप है एग्जैक्टली सेम आपको एज इट इज़ कॉपी करना है। सो वहाँ से लिख लेंगे। 5वें के बाद जो बाकी 3 है तो मैं वो लिखता हूँ। सो उसमें पहला लिखेंगे पैरामीटर, मतलब क्या क्या चाहिए। पैरामीटर के बाद आता है ऑप्शन, जो अवेलेबिलिटी क्या है। ऑप्शंस के बाद आता है सिलेक्शन, जो हमने क्या सिलेक्ट किया, और उसके बाद है जस्टिफिकेशन। तो आता है जस्टिफिकेशन। नाउ आफ्टर दैट तो 5 पॉइंट अगर मैंने सेम लिखा है तो ये आएगा 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट में पहला लेता हूँ मैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। सो टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम और दूसरा है क्लोज सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम। चलते ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। तो सिलेक्शन में अपन लेते हैं क्लोज सिस्टम। मैंने आपको इसका एडवांटेज बता दिया है। क्लोज सिस्टम के अंदर जो डस्ट होता है बहुत कम जाता है। सो डस्ट न जाने की वजह से जो गेयर का जो ये रहता है, मतलब फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है डस्ट न जाने की वजह से। सो जो जैमिंग प्रॉब्लम नहीं हो पाता, तो बेटर है अपने लिए। सो नाउ क्लोज सिस्टम वी विल डिसाइड। सो अब इसका जो ये लिखोगे क्या बोलते हैं जस्टिफिकेशन, वो लिख सकते हो जैमिंग विंग के लिए, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। टू रिड्यूस एब्रेसिव वेयर, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, टू रिड्यूस एब्रेसिव वेयर, एब्रेसिव वेयर। नाउ अब दूसरा पॉइंट भी है, इन वार्म गियर सेट द स्लाइडिंग वेलोसिटी इज वेरी हाई एंड हैंस एन इज लो, एफिशिएंसी इज लो। सो उस केस के लिए अपन ये लेते हैं। सो ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट था, टू रिड्यूस एब्रेसिव वेयर। सो आई मेंशन दैट पॉइंट। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर अवर 7 पॉइंट। सो 7 पॉइंट में पहला पॉइंट हमें खत्म होता है, दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम में, तो अपन ने क्लोज सिस्टम लिया। नाउ 7 पॉइंट शेप ऑफ वर्म एंड व्हील। सो यहाँ पे लिखता हूँ शेप ऑफ वर्म एंड व्हील। वर्म एंड व्हील मतलब कैसा, वर्म मतलब वर्म ऊपर वाला पार्ट जिसमें थ्रेडिंग है, और वर्म व्हील मतलब नीचे वाला पार्ट, इसलिए व्हील शॉर्टकट लिखे वर्म व्हील। आफ्टर दैट नाउ इसमें भी क्या कंडीशन है, मतलब क्या क्या अवेलेबल है, उसके बेसिस पे ही मैं डिसाइड करूंगा। सो नाउ एक सेकेंड थोड़ा लाइनिंग ड्रॉ कर लेता हूँ। सो आफ्टर दैट ताकि मिक्स ना हो, नाउ वी विल गो फॉर अवर दिस कंडीशंस, मतलब क्या क्या अवेलेबल है। सो बोथ सिलेंड्रिकल, मतलब बोथ सिलेंड्रिकल इट मीन्स आपका वर्म एंड वर्म व्हील दोनों ही सिलेंड्रिकल, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो बोथ सिलेंड्रिकल, बोथ सिलेंड्रिकल। आफ्टर सेकेंड है एनी वन थ्रोटेड, मतलब इन दोनों में से कोई एक ना थ्रोटेड, एनी वन थ्रोटेड, एनी वन थ्रोटेड। एंड थर्ड जो है वो बोथ थ्रोटेड है, बोथ थ्रोटेड, both के both throated. So we will take as complementary price, cost and compactness. So we will take any one throated, any one throated, will be throated. So मैं लेता हूँ any one throated, तो मैंने चूज किया एनी वन थ्रोटेड। नाउ चूज करने के बाद मेरा वर्म थ्रोटेड है या व्हील, तो आई सिलेक्टेड मेरा व्हील। सो व्हील इज थ्रोटेड। सो मैं यहाँ लिखता हूँ व्हील विल बी थ्रोटेड, व्हील will be throated, wheel will be throated and worm will be cylindrical, and worm will be cylindrical। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ and worm will be cylindrical, and worm will be cylindrical। now because of reduction ratio I जो रहेगा आपका रिडक्शन रेशियो ग्रेटर देन इक्वल 35 हो सकता है। सो उसके वजह से अपन ने थोड़ा इसमें कंजूसी किया, मतलब जो दोनों को थ्रूटेड ना लेके अपन ने एक थ्रूटेड लिया और एक सिलेंडर कर लिया। सो इसमें आप जस्टिफिकेशन में लिख सकते हो डैट बिकॉज रिडक्शन रेशियो जो आपका आई रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 35 रहेगा। और सेकेंड पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हो डैट इफ वी थ्रोट दी वर्म, इफ क्यों नहीं किया मालूम पड़ जाएगा, इफ वी थ्रोट दी worm, if we throat the worm, the throating cost will be
द थ्रोटिंग कॉस्ट विल, उल्टा लिख दिया, द थ्रेडिंग कॉस्ट विल बी मोर, and also worm shaft become weaker, and worm shaft become weaker, and worm का जो shaft रहेगा, worm shaft will become weaker, worm shaft will become weaker at the end, मतलब एंड पार्ट पे वर्म का जो शाफ्ट रहेगा एट दी वो वीकर हो जाएगा। क्या करने पे, अगर मैं वर्म को थ्रोट करूंगा तो इसके लिए मैंने वर्म को थ्रोट नहीं किया, मैंने व्हील को थ्रोट कर दिया। ओके, ये मेरा 7 पॉइंट था, अब जो लास्ट पॉइंट आता है फॉर दिस स्पेसिफिकन पार्ट, डैट इस पार्ट के लिए जो लास्ट पॉइंट आता है 8 पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, डैट आता है टाइप्स ऑफ ड्राइव। पहला है सेल्फ लॉकिंग और ओवर हैंगिंग। सेल्फ लॉकिंग, दूसरा है ओवर हैंगिंग। So we will take overhanging. Now since जो आपका एफिशिएंसी है वो 50% से ज़्यादा रहेगा, and we cannot afford to lose power, in power transmission system. We cannot afford to lose power in power transmission system. Okay, so that's it for the first step फॉर द बेसिक सिलेक्शन। सो बेसिक सिलेक्शन में आपको इतने पॉइंट मेंशन करने ही है। स्टार्टिंग के 5 पॉइंट आपको एज इट इज छापने किससे, स्पर गियर डिजाइन से, एंड बाकी के जो पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। बाकी के 3 पॉइंट्स में कौन कौन से मैंने मेंशन किए, दैट फर्स्ट टाइप्स ऑफ सिस्टम, open system, closed system. I took closed system. After that, second part, shape of the worm and wheel. So there is 3 options, both cylindrical and one throated or both throated. So I took one throated and one cylindrical. Okay, wheel will be throated and worm will be cylindrical. After that, the last point is 8 type of drives. So self locking and overhanging. So I took overhanging. So after that, मैं अब आता हूँ मेरे सेकेंड स्टेप पे। मेरा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो माय फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड फॉर द बेसिक सिलेक्शन। नाउ आई विल गो फॉर द सेकेंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ जेड, मतलब कैलकुलेशन ऑफ दिस जेड, ऐसे डिनोट करना। फिर आफ्टर डैट ये वाला जेड थोड़ा ऐसा रहेगा। नाउ दिस गैमा और बी जी, बीटा जो आपका है वो बी और नीचे सफिक्स में जी, सो ये बी जी। सो ये 4 चीज़ अपन सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट नंबर ऑफ स्टार्ट, जो पहला थिंग है वो नंबर ऑफ स्टार्ट है आपका। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ स्टार्ट्स। इसको आप मेंशन करोगे, पहला वाला जेड मैंने लिख के दिया इससे, डेट इज ब्रैकेट के अंदर ये वाला जेड। नाउ अब ये अपन कैलकुलेट करने वाले हैं एज पर AGMA। ये AGMA फुल फॉर्म है अमेरिकन गाइडलाइन गियर, ऐसा कुछ है एसोसिएशंस का। सो एज पर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, AGMA एक गाइडलाइन है रिकमेंडेशन रेंज का। नाउ
अब यहाँ से एक फॉर्मूला है डैट ये जो आपका स्ट्रेंथ है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 40 अपॉन I+1। I+1 है, 1+1 नहीं है, ये I है। सो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ डैट 40/I+1। नाउ अब इसको आप पुट करो और उसका आंसर देखो क्या मिलता है आपको। सो देयरफॉर आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा 40 को 40 पुट कर दो, आई आपका क्या था 15 क्वेश्चन में गिवन था +1। सो ये आपको पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपको ये मिलता है ये मिलेगा 2.5 और मैं इसको राउंड ऑफ करके ले लेता हूँ 3। याद रखना मैं इसको राउंड ऑफ करके ले लेता हूँ 3। ये अभी काम पड़ने वाला इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दिया। नाउ मेरा नंबर ऑफ स्टैंड हो गया 3। अब मैं पहला पार्ट तो नंबर ऑफ स्टैंड फाइंड किया। नाउ आई विल गो फॉर माय सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आता है नंबर ऑफ टीथ ऑन दी व्हील, दैट इज सेकेंड पार्ट। सो नंबर ऑफ टीथ ऑन दी व्हील। सो आपके व्हील पे नंबर ऑफ टीथ कितना है अपन वो फाइंड करेंगे। नाउ सो इसको डिनोट करते हैं इससे, याद रखना सबका डिनोशन अलग अलग है। सो हेयर आई इक्वल टू ये वाला z अपॉन स्ट्रेंथ वाला z। इसको आप करोगे रट्टा, ये आपको फॉर्मूला ये आपका फॉर्मूला कहीं नहीं है। सो नाउ इसको आपको मारना है रट्टा, तो मैं RT लिखता हूँ रट्टा और यहाँ पे लिखता हूँ हेयर देयर इज नो कॉन्सेप्ट, हेयर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पिनियन। मतलब अब तक जो तीनों डिज़ाइन किए हो उसमें आपको गियर भी था पिनियन भी था, तो यहाँ पे पिनियन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और ना गियर का कॉन्सेप्ट है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गियर एंड पिनियन, तो मैंने पिनियन एंड गियर लिख दिया, नो प्रॉब्लम। पिनियन एंड हैंस नो नीड टू ऐड हंटिंग टूल, नो नीड टू ऐड हंटिंग टूल नहीं, टूथ आता है, सॉरी, हंटिंग टूथ। ओके सो इसके अंदर मतलब वर्म गियर के अंदर आपको ना पिनियन आता है ना गियर आता है, इसलिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो टू नलिफाई दैट कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और विद ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूले अपने को अपना टीथ नंबर ऑफ टीथ जो अपने व्हील पे है वो अपने को फाइंड करना है। नो मुझे मेरा आई पता है, दैट इज 15। मुझे मेरा ये स्ट्रेंथ पता है, मैंने ऊपर कैलकुलेट किया 3 और मुझे अभी ये निकालना है। सो देयरफॉर आई विल गो फॉर द कैलकुलेशन एंड मुझे मिलेगा 15 3 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45। सो ऑन माई वर्म गियर, मेरे वर्म व्हील के ऊपर जो टीथ है दैट इज नंबर ऑफ टीथ मेरा 45 है। अब मेरा वर्म के ऊपर 45 नंबर्स ऑफ टीथ है। डन। सो नाउ 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं मेरे इस स्टेप के। आफ्टर डैट मैं आता हूँ मेरा थर्ड स्टेप, ये मेरा सेकेंड था, सॉरी स्टेप नहीं सब स्टेप्स में। थर्ड सब स्टेप में आता हूँ लीड एंगल ऑफ वर्म, मुझे निकालना है लीड। सो लीड एंगल ऑफ वर्म, इसको डिनोट करोगे ये गामा जैसा डिनोशन से है। सो ये निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा PSG के पेज नंबर 8.44, PSG के पेज नंबर 8.44। सो ये गामा ले लो, इक्वल टू कर दो, इधर tan इनवर्स कर दो और लिख दो डैश दिस Z अपॉन Q। याद रखना वो Q है, उसको अभी अपने ढूंढ के निकालेंगे Q का वैल्यू, मतलब अपने को निकालना है। सो विद द हेल्प ऑफ PSG आप PSG पे जाओगे, एक पेज नंबर है दैट इज पेज नंबर 8.4 पे ही 8.44, वहाँ से ही आपको Q भी डिसाइड करना है। हाउ टू डिसाइड डाया फुटर। सो इसको बोलेंगे नोट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
नोट मैं लिखता हूँ, हाउ टू डिसाइड डाया फुटर, हाउ टू डिसाइड डाया फुटर, फुटर TOR है, सॉरी, डाया फुटर, इसको अपन बोलेंगे क्यू, इसको डिसाइड करने का तरीका। सिंस सिंस एज वी नो, सिंस विद द बेसिस ऑफ PSG, ऑन द बेसिस ऑफ PSG, डी जो है वो Q इंटू एम एक्स है, Q इंटू एम एक्स है ये, और ये फॉर्मूला आपको PSG पेज नंबर 8.44 पे दिया है, पेज नंबर 8.44 पे दिया है। सो वहाँ पे जब जाओगे आप तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, वेयर उन्होंने एक आपको रेंज भी दिया रहेगा। जो डी है वो पिच सर्कल डायामीटर है, पिच सर्कल डायामीटर ऑफ वार्म है, पिच सर्कल डायामीटर ऑफ वार्म है, मतलब कहने का मतलब जो आपका डी है वो आपका वार्म का डायामीटर है, वार्म का डायामीटर है। तो इफ बी सिलेक्ट हायर वैल्यू, नाउ if we select higher value, higher value of q, higher value of q, तो क्या हो जाएगा, सो डी इंक्रीजेज, क्योंकि आप देख सकते हो डी और क्यू जो है यहाँ पे, डी जो और क्यू जो है यहाँ पे देख सकते हैं डी और क्यू दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप क्यू बड़ा करोगे उतना ही डी का वैल्यू बढ़ता रहेगा, तो डी इंक्रीजेज, डी इंक्रीजेज। और सिंपल सी बात है, जितना डायमीटर बड़ा हो जाएगा तो उतना एरिया बड़ा होगा, और जितना एरिया बढ़ेगा तो डिज़ाइन सेफ होगा। सो डी इंक्रीजेज, सो साइज, डी इंक्रीज होने के बाद साइज एंड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वर्म इंक्रीजेज। सो नाउ ये हो गया। दूसरा पॉइंट है इफ वी सिलेक्ट लोअर वैल्यू, इफ वी सिलेक्ट लोअर वैल्यू ऑफ Q, D decreases, D decreases, सही है। तो D decreases, और D decreases है तो इसका मतलब है रेडियस भी डिक्रीसेस ही रहेगा, रेडियस डिक्रीसेस ही रहने वाला है। ओके, सो सिंस एफ ऑफ टी टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू होता है टॉर्क, टॉर्क अपॉन रेडियस, टॉर्क अपॉन रेडियस, एस यू नो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस, तो उल्टा लिखा हूँ खाली, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। हैंस फॉर सेम टॉर्क ट्रांसमिशन एफ ऑफ टी वुड बी मेन, एंड हैंस एफ आर एंड एफ ए विल बी ऑल्सो बी मोर, मतलब सेम ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए मुझे जो मेरा एफ ऑफ टी टेंजेंशियल फोर्स रहेगा वो मोर यानी ज़्यादा रहेगा, और जिसके वजह से मेरा एफ आर और एफ ए एक्सियल लोड और रेडियल लोड ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो विल ऑल्सो बी मोर एंड टेक अप टू इस हाई फोर्सेस। सो ये मिनिमाइज करने के लिए मेरे पास जो रिकमेंडेड रेंज है, मतलब PSG में मैं यहाँ से लिखता हूँ PSG के बेसिस पे, दैट PSG के अंदर मुझे जो डेटा दिया है रिकमेंडेड रेंज ऑफ Q, मैं लिखने जा रहा हूँ। सो रिकमेंडेड रेंज ऑफ Q ये आपको दिया है 8 to 13, ये PSG से मैं डेटा ले रहा हूँ, 8 to 13 ये एक रेंज है। सो इसके बीच का कोई भी वैल्यू जो आप लोगे सो वो सुटेबल रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ही वैल्यू के लिए, ऑलवेज अज्यूम Q इक्वल टू 11, ना छोटा ना बड़ा, Q इक्वल टू 11 आप ये ऑलवेज अज्यूम करो और डिज़ाइन को प्रोसीड करो इन दी डिज़ाइन। सो आई विल ऑल्सो टू D इक्वल टू 11, सॉरी Q इक्वल टू 11। सो अब मैं गैमा ले लिया, सो नाउ सो D ले लिया, तो tan इनवर्स ऑफ दिस 3/11, 3/11, तो इसका आंसर आएगा 15.26। सो यहाँ पे लिख देता हूँ डैट 15.26 डिग्री, 15.26 डिग्री। सो यहाँ पे मेरा सब स्टेप 3
कंप्लीट होता है, सब स्टेप 3 कंप्लीट होता है। ओके, नाउ आई विल गो फॉर माय सब स्टेप 4, दैट इज लास्ट पार्ट, हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल, सो टिल सो फार किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, कुछ नहीं समझा हो। सो नाउ आई विल गो फॉर स्टेप सॉरी सब स्टेप 4, दैट इज हेलिक्स एंगल ऑफ गियर। हेलिक्स एंगल ऑफ गियर, और जिसको आप डिनोट करोगे बीटा ऑफ जी से, बीटा फॉर हेलिक्स एंगल और जी फॉर गियर, सो बीटा जी से। नाउ for worm and wheel to mesh, for worm and wheel to mesh, दोनों को मेश होने के लिए जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह हो जाएगा, ये गामा इक्वल टू बीटा ऑफ जी होना चाहिए, गामा इक्वल टू बीटा ऑफ जी होना चाहिए। ओके, सो देयर फॉर, अब ऐसा होना चाहिए तो आपका बीटा जी भी इतना हो जाएगा, बीटा जी इक्वल टू 15.26, सो वो इतना होना चाहिए। नाउ आई टू सेम। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे आपने आपके सेकेंड स्टेप 2 के सभी पॉइंट्स कैलकुलेट कर दिए, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ टूथ ऑन व्हील, आफ्टर दैट लीड एंगल, एंड देन नाउ आई कैलकुलेटेड हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल। देन यहाँ पे मेरा स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब आता है स्टेप 3, लीविस फॉर्म फैक्टर, जो आपने बहुत पहले से सीखा है। स्टेप 3, दैट इज लीविस फॉर्म फैक्टर, वाई वाला फॉर्मूला, लीविस फॉर्म फैक्टर फॉर द व्हील, फॉर द व्हील। नाउ अब यहाँ पे आप मेंशन भी कर देता हूँ मैं, सिमिलर टू हेलिकल गियर, सिमिलर टू हेलिकल गियर सिस्टम, हेलिकल गियर सिस्टम, सिमिलर टू हेलिकल गियर। ओके, सो नाउ अब मुझे फॉर्मूला लेना पड़ेगा, तो y कैपिटल Y भी इक्वल टू पाई इंटू स्मॉल वाई भी। अब स्मॉल वाई भी कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको PSG से मिलेगा, किधर, PSG पेज नंबर 8.50, PSG का पेज नंबर 8.50, और वहाँ से स्मॉल वाई वी का जो फॉर्मूला लेना है आपको 0.154 माइनस 0.912 अपॉन ZV, वर्चुअल टीथ ऑफ डाटा गियर पिनियन जो भी है, वर्चुअल टीथ ऑफ गियर। लेकिन फॉर दिस सम, फॉर पर्टिकुलर सम दैट इज वर्म व्हील डिज़ाइन के लिए, ना ही कि इसमें पिनियन का कॉन्सेप्ट है और ना ही इसमें गियर का कॉन्सेप्ट है, सो मुझे मालूम कैसा पड़ेगा मुझे डिज़ाइन क्या करना है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप यहाँ पे आप जो कैलकुलेट करोगे ना, ऑलवेज गो फॉर द व्हील डिज़ाइन, व्हील का वर्चुअल टीथ निकालोगे, ना कि गियर पिनियन के कॉन्सेप्ट में फंसे रहोगे, व्हील का आपको निकालना है। सो यहाँ पे अब व्हील का जो निकालना है, सो नाउ इसके लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए, तो मेरा जेड ऑफ वी वर्चुअल टीथ का जो फॉर्मूला रहेगा, ये आप जाओगे आपके PSG के पेज नंबर 8.51 पे, PSG के पेज नंबर 8.51 पे, और यहाँ से आपको जेड ऑफ वी इक्वल टू मिलेगा दैट्स दिस टर्म अपॉन कॉस क्यूब बीटा जी। नाउ यहाँ से जेड भी तो मुझे पता नहीं, ये मैंने पीछे कैलकुलेट किया था 45 पुट कर दिया, ये क्यूब हो गया कॉस का क्यूब। ना ये जस्ट मैंने ऊपर फाइंड किया था 15.26, तो मैं वही पुट करूँगा 15.26, मुझे वो पुट करने पे वैल्यू मिल रहा है 50.11। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ 15.11, और ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है इसकी ZV की। ओके, नाउ आफ्टर दैट मुझे अब लीविस फॉर्म फैक्टर निकालना है, तो कैपिटल YV इक्वल टू
पाई इंटू, तो पाई को पाई लिख दिया 0.154 माइनस 0.912 अपॉन जेड वी। तो जेड वी की जगह पे क्या पुट करोगे आप 50.11। सो इसके बेसिस पे आपको आपका वाई वी निकालना है। देयरफॉर जो आपका वाई वी मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा 0.427 और ये किसका है, तो ये आ जाएगा फॉर व्हील। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, आप यहाँ पे व्हील का ही निकालोगे और व्हील का ही निकलेगा ही क्योंकि दो पार्ट तो है ही नहीं। सो फॉर व्हील, और ये आपका डेटा हो गया। ओके, नाउ नाउ फर्दर। सो यहाँ पे अपन ने क्या निकाला, लीविस फॉर्म फैक्टर ऑफ व्हील। तो यहाँ पे आपका स्टेप 3 भी कंप्लीट होता है और स्टेप 4 पे हम प्रोसीड करेंगे। और स्टेप 4 पे जाने से पहले जो स्टेप 4 है वो है मटेरियल सिलेक्शन। स्टेप 4 जो है आपका मटेरियल सिलेक्शन है, देखते हैं अपन। नाउ मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सो स्टेप 4, स्टेप 4 में आते हैं मटेरियल सिलेक्शन। ओके, मटेरियल सिलेक्शन में दो पार्ट अपन डिज़ाइन कर रहे हैं। एक तो वर्म और दूसरा डिज़ाइन कर रहे हैं व्हील। सो मैं वर्म के लिए लेता हूँ, मैं वर्म लिया, वर्म केस हार्डनेड स्टील। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केस हार्डनेड स्टील। और दूसरा मेरा क्या है, व्हील। और व्हील के लिए लेता हूँ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ये दो पार्ट हो गया। नाउ वर्म के लिए मैंने वही क्यों लिया, उसका रीज़न यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, डैट बिकॉज worm undergoes more number of stress cycle, more number of stress cycle। So because I is very high and worm gear set, I is very high in worm gear set, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। due to this I is very high in worm gear set, वहाँ पे I बड़ा रहेगा। Dissimilar metal has been selected because, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, dissimilar material has been selected because Q, द पहला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, डिनोट करते हैं म्यू, वुड बी लेस, सॉरी थोड़ा, वुड बी लेस, ओके, between them, would be less between them। now सेकेंड पार्ट जो रहेगा, it prevent scoring wear, that is, इसको दूसरे नाम से भी आप लिख सकते हो, सीजो बोलते हैं इसको, SEI
ZURE होता है, आप ये भी नाम लिख सकते हो, सीजर। ओके, तो ये तो इतने रीजन हो गए खाली वर्म के। नाउ नाउ अब मैं जाता हूँ मेरे व्हील। व्हील का मैंने फॉस्फेरस ब्रांच क्यों डिसाइड किया, सो लिखता हूँ बिकॉज इट इज सॉफ्ट, इट इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, because it is soft and comfortable, that is it can take the final profile and shape, final profile and shape during the initial stage, during the initial stage, during the initial stage of service, during the initial stage of service. note that note that worm bill cannot be one wheel cannot be perfectly machined, perfectly machined. The final profile, the final profile is obtained, the final profile is obtained when it is put to service, put to सर्विस। सो ये हो गया उसका रीज़न दोनों का। मैंने वर्म में वर्म क्यों लिया और इसमें ये क्यों लिया। डिटेल कोई आपको पूछे वाइवा के अंदर तो आप ऐसा मेंशन कर सकते हो, या फिर ज़रूरी नहीं इतना पॉइंट, या आपको समझाने के लिए मैं इतने पॉइंट मेंशन किए। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू 102 पॉइंट लिख के डिज़ाइन को प्रोसीड कर देना। डिपेंड करता है वेटेज पे, वेटेज कितना दिया है। सो नाउ I will go for next part for this combination. So now for this combination, for this combination from PSG पेज नंबर 8.45 पे जाओगे तो आपको एक मटेरियल दिया है सिग्मा सी, उसका कॉन्टैक्ट स्ट्रेस आपको लो 1490 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिख देता हूँ कंजर्वेटिव सिलेक्शन, conservative selection, that is lowest value, lowest value। ओके, सो सिग्मा सी का वैल्यू मैंने यहाँ से ले लिया विद ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिव सिलेक्शन, और उसका वैल्यू मैंने लिया 1490। एक सेकेंड, स्क्रीन गया, जस्ट अ मिनट। conservative selection, now
ओके, Okay. सो So अब ये अपना अब ये कंजर्वेटिव अपना सिलेक्शन है। कंजर्वेटिव सिलेक्शन है। सो अब क्या तो ऐसा अब होता क्या ऐसा होता है डैट है दैट ये मैंने ये सेलेक्ट मैंने किया, सेलेक्ट किया और ये सिलेक्ट और ये करने के सिलेक्ट करने बाद के बाद अब मैं नेक्स्ट स्टेप को जाऊंगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप को मेरे जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में मेरे नेक्स्ट स्टेप मैं में मैं मेरे नेक्स्ट स्टेप में मेरे नेक्स्ट स्टेप में जो रहेगा जो कमेंट रहेगा फॉर वीकर कमेंट फॉर एलिमेंट। वीकर सो जैसे एलिमेंट। हम तो अपना जैसे स्पर हम गियर अपना डिज़ाइन स्पर और गियर हेलिकल डिज़ाइन गियर और डिज़ाइन हेलिकल सिस्टम गियर में क्या डिज़ाइन कर रहे सिस्टम थे में क्या कर रहे थे डैट दैट अलग से लेविस फॉर्म फैक्टर के बाद अलग हम से लेविस फॉर्म फैक्टर के बाद स्ट्रेंथ हम फैक्टर स्ट्रेंथ निकालते थे, और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ फैक्टर फैक्टर के निकालते बेसिस थे पे और स्ट्रेंथ फैक्टर के निकालने पे बेसिस पे S1 जो निकालने S2 पे निकालते थे, S1 जो S2 उसके निकालते थे, बेसिस पे उसके जिसकी बेसिस वैल्यू पे कम जिसकी होती थी वैल्यू कम होती अपन थी उसको एज अपन अ बिगर उसको एलिमेंट समझ के एज अ बिगर एलिमेंट समझ के अपन वो एलिमेंट समझ डिज़ाइन के अपन वो करते डिज़ाइन थे। सो करते थे। नाउ इन नाउ केस ऑफ दिस in case देयर of इज this नो there is कॉन्सेप्ट no ऑफ concept of pinion and gear, pinion and so we gear, cannot so we go for cannot go that for approach. that We approach. have to change our We have to change our approach. So approach. मुझे मेरा तो मुझे अप्रोच मेरा बदली करना अप्रोच पड़ता है। बदली मैं करना जो मेरा पड़ता है। अप्रोच मैं जो चेंज मेरा अप्रोच करूंगा, चेंज तो करूंगा चेंज करने तो पे मुझे चेंज करने पे स्टेप मुझे 5 स्टेप मैं 5 लिखता हूँ, मैं स्टेप लिखता हूँ स्टेप 5, 5 और स्टेप 5 और स्टेप 5 कमेंट ऑन वीकर कमेंट ऑन वीकर एलिमेंट। एलिमेंट। तो तो कमेंट कमेंट ऑन ऑन वीकर वीकर एलिमेंट। एलिमेंट। ओके, ओके नाउ नाउ सिंस सिंस यहाँ पे यहाँ पे सिंस 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 व्हील इज व्हील मेड इज अप ऑफ मेड अप ऑफ सॉफ्टर सॉफ्टर मटेरियल। सिंस मटेरियल। व्हील सिंस जो अपन व्हील ने जो अपन ने बनाया है, बनाया है व्हील इज व्हील इज मेड मेड अप ऑफ अप ऑफ softer softer material, material, that is that is phosphorus, phosphorus, phos, phos, 4, for bronze, bronze, that is phosphor, that bronze. is phosphor, Hence, bronze. Hence, hence, wheel hence, wheel works, works, wheel works will out works to be, out to be work out to be work out to be weaker element, weaker element, weaker weaker element, element, and and needs needs to be to be designed. designed. Okay, Okay, need to be need to be designed. designed. So So I took I it. took it. I I took took softer softer material material for और wheel, व्हील और that और material दैट is मटेरियल इज phosphor फॉस्फोर brown. ब्राउन। So जो सो wheel जो है व्हील है वो वो आपका आपका weak हो वीक गया, हो गया और आप और आप for this फॉर दिस reason रीजन so we will go वी for विल गो फॉर wheel व्हील design. डिजाइन। Okay, ओके now नाउ now नाउ onwards I ऑनवर्ड्स will आई विल design डिजाइन wheel. व्हील। अब मुझे अब wheel मुझे व्हील gear गियर सॉरी सॉरी worm नहीं वर्म नहीं ड्राइव, ड्राइव worm का जो वर्म का wheel जो डिजाइन व्हील करना डिजाइन है, करना है worm ड्राइव वर्म डिजाइन ड्राइव नहीं डिजाइन करना, नहीं करना थ्रेड है। वाला थ्रेड पार्ट वाला नहीं, पार्ट नहीं टूथ वाला टूथ पार्ट वाला पार्ट डिजाइन डिजाइन करना है। करना है। ओके, ओके सो सो जो टूथ जो वाला टूथ पार्ट वाला पार्ट डिजाइन करना डिजाइन है करना है इसमें, इसमें तो तो जो अपना जो स्टेप अपना नंबर स्टेप नंबर 6 है 6 है वो वो काफ़ी काफ़ी लेंदी है। लेंदी है। जो जो स्टेप नंबर स्टेप नंबर 6 है 6 है वो वो काफ़ी काफ़ी लेंदी है। लेंदी है। तो थोड़ा ध्यान थोड़ा से ध्यान से अपन अपन करते करते हैं हैं एक स्टेप एक स्टेप करके, करके फिर यहाँ पे फिर यहाँ अपन पे अपन स्टॉप स्टॉप करेंगे। करेंगे। आफ्टर दैट आफ्टर जो दैट जो 7 7 स्टेप स्टेप रहेगा वो रहेगा वो अपन अपन नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर में जाएंगे। जाएंगे। सो सो नाउ नाउ स्टेप स्टेप 6। 6। सो मैं तो मैं आता हूँ आता हूँ मेरे मेरे स्टेप स्टेप नंबर नंबर 6 6 पे, पे डिजाइन डिजाइन ऑफ ऑफ वीकर वीकर एलिमेंट। एलिमेंट। डिजाइन ऑफ डिजाइन ऑफ वीकर वीकर एलिमेंट, एलिमेंट ऑलवेज ऑलवेज व्हील, यहाँ व्हील। पे यहाँ लिख पे लिख सकते हो। सकते हो ऑलवेज जो ऑलवेज जो रहेगा ना रहेगा आपका ना व्हील आपका ही व्हील ही वीकर वीकर रहेगा। रहेगा। ऑलवेज ऑलवेज व्हील। व्हील। सो सो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट पार्ट इसमें सब इसमें सब स्टेप स्टेप फर्स्ट फर्स्ट पार्ट, पार्ट डिजाइन डिजाइन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। डिजाइन डिजाइन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया।
सो So क्या क्या था, था? हेयर Here स्लाइडिंग sliding वेलोसिटी इज velocity is वेरी very हाई, high. तो लिख लिख दो दो हेयर here स्लाइडिंग sliding वेलोसिटी velocity इज is वेरी very हाई high ड्यू टू due to विच which ड्यू टू due to विच which efficiency efficiency ड्यू टू due विच to which efficiency is efficiency is very low, very low. वेरी लो, Very low. ब्रैकेट के ब्रैकेट अंदर के अंदर लिखता हूँ लिखता हूँ जो जो एफिशिएंसी efficiency रहेगा रहेगा यूजली यूजली कहाँ तक कहाँ तक आता है, आता है यूजली यूजली 70% 70% टू to 92%, 92%. यूजली Usually 70% टू 70% to 92%. 92%. Hence, Hence, hence hence the the dominating dominating problems problems bears. here. Hence Hence the the dominating dominating hence the dominating hence the dominating problem is where. problem is where. Dominating problem is Dominating where. problem is where. Now, therefore, Now, therefore, hence hence design 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 will 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 be will be based based on on based on based on where, where and and then then we we will will analyze 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 bending. bending. Hence we Hence will we will analyze analyze bending. bending. Okay, Okay. so So now now उसके उसके बेसिस पे बेसिस हम पे हम एनालाइज एनालाइज करेंगे करेंगे अपना अपना बेंडिंग को. बेंडिंग को. सो 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 आफ्टर आफ्टर दैट दैट अब अब इसके इसके आगे का आगे का पार्ट पार्ट देखते हैं. देखते हैं. ये ये अपना अपना सब सब स्टेप स्टेप 1 था. 1 था. सो तो सब सब स्टेप में स्टेप अभी में अभी स्टेप 2 स्टेप पे 2 पे जाते हैं. जाते हैं. सब सब स्टेप में. स्टेप में सो आफ्टर आफ्टर दैट दैट जो जो अपना अपना सेकंड सेकंड पार्ट पार्ट में में आते हैं आते हैं अपन, अपन दैट दैट इज इज डिजाइन 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 डिजाइन. कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग साइज ऑफ साइज द ऑफ द टीथ टीथ दैट इज दैट इज मॉड्यूल मॉड्यूल बेस्ड. बेस्ड. यहाँ पे यहाँ पे लिखता लिखता हूँ हूँ कैलकुलेटिंग 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 साइज ऑफ साइज द ऑफ द टीथ 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 नहीं नहीं टूथ 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 दैट दैट इज इज मॉड्यूल मॉड्यूल बेस्ड बेस्ड ऑन ऑन वियर वियर दैट इज दैट इज डिजाइन 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 बेस्ड बेस्ड ऑन ऑन बेस्ड बेस्ड ऑन ऑन सरफेस सरफेस कांटेक्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस स्ट्रेसेस. सरफेस सरफेस कांटेक्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस स्ट्रेसेस. सरफेस सरफेस कांटेक्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस. स्ट्रेसेस. ओके, ओके. सो सो आफ्टर आफ्टर दैट दैट फ्रॉम 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 आवर आवर PSG PSG from from PSG PSG page page number number 8.44 8.44. there is There one is one formula formula for for A A equal equal to to this this Z Z upon upon Q Q plus plus 1 1 into into cube cube root root cube root cube root of of 540 540 upon upon this this Z Z upon upon Q Q into into sigma sigma C C whole whole term term square square into into
m of t that is torque, so 2 ले लो, ये wheel है इसलिए. So after that we will find our what we required. This formula we have to find. So now where in this formula where this z is number of teeth on wheel is 45, as we took our q equal to 11 in our third step, q equal to 11, and we have our sigma c, that is contact stresses. We have already taken it 1490 kgf per centimeter square, unit kgf per centimeter square. Now for m of t, from PSG 8.44, from PSG page number 8.44. So for that m of t इधर 2 कर दो for wheel, that is m of t 2 into kd के फैक्टर. So for that यहाँ पे ये जो टर्म है आपका, ये नॉमिनल पावर है, नॉमिनल पावर. इसको 2 पाई n2 into mt2 अपॉन 60 करके आप निकाल सकते हो, अपॉन 60 करके आप निकाल सकते हो. Therefore जो आपका m2 का वैल्यू जो आएगा निकालने के बाद 1313.02 न्यूटन मीटर. आपके माइंड में कंफ्यूजन रहेगा, ये जो अपन ने पहले स्टेप में आज निकाला था ना n2, पहला स्टेप में गिवन डाटा के बेसिस पे यहाँ पे कहीं पे निकाला था. इसके पहले स्टेप यहाँ पे डेट 96 पुट करना है, 96, बिकॉज वो आपने कैलकुलेट किया है एंड 1 नहीं पुट करना, क्योंकि 1 जो है ना वो आपके वर्म का है, आपने को व्हील का पुट करना है, इसलिए मैंने 2 मेंशन किया है. अगर ऐसा नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा और कुछ नहीं. सो फॉर दैट ये आपका 96 है, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया. ओके, देयरफॉर आपका वैल्यू हो जाएगा. इसको mm में कन्वर्ट करोगे तो बटा पे से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1313 10⁻³ 3 हो जाएगा. और इसका यूनिट वो बन जाएगा kgf सेंटीमीटर, kgf सेंटीमीटर. आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज पे आते हैं. इसके बेसिस पे आपको आपका ये निकालना है, आपको आपका ये निकालना है. तो ये आप पुट करोगे 13.13 into 10⁻³ into 1 into 1, दोनों मिला के आप ऐसे सेम. सो देयरफॉर m of 2 t2 equal to 3.13 into 10⁻³ kgf सेंटीमीटर. ये आपका वैल्यू हो जाएगा. सो ये वैल्यू निकलने के बाद आप निकालोगे आपका सारा टर्म फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपका ए आएगा 23.87 सेंटीमीटर. ये आपका वैल्यू आएगा वो पुट करने के बाद. यू कैन चेक विद योर कैलकुलेटर. और ये आपका m of t हो गया. तो नाम में दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट नेक्स्ट स्टेप में कहीं भी यूज पड़े तो मैं वहाँ से डायरेक्टली ये वैल्यू ले सकता हूँ. ओके, सो नाउ फ्रॉम PSG पेज नंबर 8.13 फ्रॉम PSG पेज नंबर 8.43. सो A equal to 0.5 into mx
ब्रैकेट में q प्लस दिस दैट नंबर ऑफ टिप ऑन व्हील into 2x into 2x. Now I calculated a, that is 23.87 equal to 0.5 आपका ऐसे ही रहेगा, mx ऐसे ही रहेगा, q आपने 11 कैलकुलेट किया था और ये 45 है, 2 ऐसे ही रहेगा, x आप 0 ले लो, x आप 0 ले लो, q तो वो मैं यहाँ पे रीजन लिखता हूँ, उसका रीजन लिखता हूँ, added हम a double d en added is not modified, is not modified because non-corrected gear, because non-corrected gear. So therefore आपका x equal to आपने 0 लिया, therefore you took your x equal to 0. So for that reason ऐसा हो जाएगा 23.87 0.5 mx 11 plus 45 plus 0. So on the basis of that जो आपका मॉड्यूल आएगा m of x वो आएगा 0.853 सेंटीमीटर, therefore इसको अगर आप mm में करो तो ये बन जाएगा 8.53 mm, 8.53 mm, ये दो वैल्यू आपका हो जाएगा। सो याद रखना मैंने दोनों यूनिट में रखा है, सेंटीमीटर एज वेल एज mm, कहीं पे मुझे सेंटीमीटर में पुट करना रहता है, कहीं पे मुझे mm में पुट करना रहता है, सो इसके वजह से मैंने यहाँ पे दोनों ही टर्म्स में निकाल के रखा है। आफ्टर दैट मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, दैट डोंट इंक्रीज don't increase the value of mx, that is module by 20%. Yes, in our sum we used to increase it 20%, so it is not necessary. So this module is calculated by based on wear and not only bending equation, not only bending equation, not only bending equation, that is Lewis equation. That is Lewis equation. Okay. So ये सिर्फ लेविस इक्वेशन के बेस पे नहीं किया गया है, इसमें बेंडिंग इक्वेशन भी अपन ने कंसीडर किया है। ओके, नाउ selecting the next highest and preferred module from ESG, और यहाँ पे आपको प्रीफर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल रहेगा ना वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ selecting the next
higher, higher, standard, standard, preferred, preferred, module module from from PSG PSG page page number number 8.2. 8.2. सो तो वहाँ से वहाँ जब से आप जब आप सेलेक्ट सेलेक्ट करोगे करोगे तो 8.2 8.2 से से ये ये आपका आपका नेक्स्ट नेक्स्ट हायर, हायर, इसके बाद इसके जो बाद जो नेक्स्ट हायर नेक्स्ट हायर वैल्यू वैल्यू 10 10 mm है। mm है। और और यहाँ पे यहाँ आप पे आप याद याद रखना रखना जो जो आपका आपका mx है mx है वही वही आपका आपका m m ऑफ of t हो t हो जाएगा, जाएगा, वही वही आपका m आपका ऑफ m of t हो t हो जाएगा, जाएगा, देयरफॉर therefore mt भी mt भी आपका आप 10 10 mm mm ही ही हो हो जाएगा, जाएगा, देयरफॉर therefore mt mt भी भी आपका आपका 10 10 mm mm हो हो जाएगा। जाएगा। ओके ओके, ओके ओके, नाउ नाउ इसमें सब सब पार्ट पार्ट 3। 3। सो तो थर्ड थर्ड वाले में वाले में एनालाइजिंग एनालाइजिंग बेंडिंग, बेंडिंग, एनालाइजिंग एनालाइजिंग बेंडिंग, बेंडिंग, बेंडिंग जो बेंडिंग जो है है तो तो आप आप जाओगे जाओगे फ्रॉम फ्रॉम PSG PSG पेज पेज नंबर नंबर 8.44, 8.44, फ्रॉम फ्रॉम PSG PSG पेज पेज नंबर नंबर 8.44, 8.44, सिग्मा बी सिग्मा का बी का फॉर्मूला फॉर्मूला 1.9 1.9 इंटू इंटू m ऑफ m of t2 t2 अपॉन अपॉन mx का mx का क्यूब, क्यूब, ये ये फॉर्मूले में फॉर्मूले ही में क्यूब है, क्यूब है, इंटू इंटू क्यू क्यूब इंटू इंटू जेड जेड इंटू इंटू वाई वाई वी, वी। ये ये सारा सारा टर्म्स वहाँ टर्म्स पे वहाँ पे दिया है, दिया है, अपन ने अपन ने ऑलरेडी ऑलरेडी कैलकुलेट कैलकुलेट किया किया 1.9 1.9 इंटू इंटू 13.13 13.13 10 रेज 10 टू raised to 2 2 सॉरी sorry 3 3 अपॉन upon अपॉन upon mx, mx, mx की mx की वैल्यू वैल्यू ये ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर पुट में करना पुट है करना है, इसलिए इसलिए 1, 1 ये ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में में, इसलिए इसलिए 1 1 इंटू इंटू 11 11 इंटू इंटू 45 45 इंटू इंटू 45 45 इंटू इंटू 0.427 0.427 0.427, 0.427, देयरफॉर therefore जो जो सिग्मा सिग्मा बी का बी का वैल्यू वैल्यू आएगा आएगा ये ये सॉल्व सॉल्व करने के करने के बाद बाद ये ये 118 118 सॉरी सॉरी 118 नहीं, 118 नहीं, हाँ हाँ 118.03 118.03 kgf kgf पर पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर हो हो जाएगा, जाएगा। ये ये वैल्यू वैल्यू kgf kgf पर पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर हो हो जाएगा। जाएगा। ओके, ओके, रिमेंबर remember दिस this थिंग। thing. सो नाउ Now, नाउ now फॉर नेक्स्ट next पॉइंट point इज is our our next next point point will be will be that that based based on on based based on on this this value value this this value value sorry sorry based based on on this this value value नहीं, नहीं, based based on on this this we we will will select select we we will will select select manufacturing 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 mode 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 of of phosphor phosphor bronze bronze will will so so that that so so that that your your bending bending stress stress sigma sigma b b should should be be greater greater than than this this sigma b sigma b induced, induced, that is that is 118.03 118.03 kgf kgf पर per सेंटीमीटर centimeter स्क्वायर। square। वहाँ पे वहाँ पे अपना क्या अपना है, क्या है, ये ये 350 है। 350 है। नाउ Now यहाँ पे यहाँ आओ, पे आओ, लिखो देखो सिलेक्टिंग selecting सिलेक्टिंग selecting लास्ट last पॉइंट है point है फ्रॉम from PSG PSG पेज page नंबर number 8.45 8.45 सेंड sand कॉस्ट cost फॉस्फोरस। phosphorus।
sand cost, phosphor, bronze, wheel with sigma u 39 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर, 39 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी कभी काम करेगा। सो लिख के रख लो kgf सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ okay, so now till so far here our step 6 is completed. Now इसके बाद जो है अपन जो अपना डिजाइन चेक करेंगे, डिजाइन फॉर डायनामिक लोड, डिजाइन फॉर वियर लोड। सो टुडे जस्ट अपन ने चेक नहीं किया है, अपन ने डिजाइन किया है एंड अपना मॉड्यूल के पार्ट तक जहाँ तक अपना मॉड्यूल डिजाइन हुआ है, मॉड्यूल डिजाइन करने के बाद मैंने अल्टीमेट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया। अब इसके बाद का जो स्टेप है उस स्टेप में अपन अपना डिजाइन चेक करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। टिल सो फार अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ आज मैंने क्या क्या पार्ट किया डिज़ाइन। सो पहले पार्ट में तो मैंने एक जो अपना वर्म गिल था, वर्म गियर का डिज़ाइन, उस डिज़ाइन में होता क्या है, क्वेश्चंस के अंदर डेटा और क्या अपने को डिज़ाइन करना रहता है, तो अपन ने वो देखा। सो वो देखने के बाद अपन ने अपना डेटा निकाला। डेटा निकालने के बाद बेसिक सिलेक्शन लिया और बेसिक सिलेक्शन के बेसिस पे अपन ने आगे डिज़ाइन प्रोसीड किया। सो डिज़ाइन प्रोसीड करने के बाद भी मतलब डिज़ाइन जब प्रोसीड किया अपन ने उसमें अपने को अब ये अपना क्वेश्चन था और ये क्वेश्चंस के अंदर अपन ने पहले स्टेप में विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा एन निकाला। एन निकालने के बाद मैंने बेसिक स्टेप सिलेक्शंस किया जिसमें शुरू के 5 स्टेप स्क्वायर गियर से सेम है, तो मैं वहाँ से लिखूंगा। स्टेप 6 में सिस्टम, शेप ऑफ वर्म एंड टाइप्स ऑफ ड्राइव लिया। फिर यहाँ पे मेरा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। स्टेप 2 में मुझे 4 चीज फाइंड करना था, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील, लीड एंगल एंड मेरा हेलिक्स एंगल। सो ये मैंने किया यहाँ पे स्टेप 1 में जो मेरा नंबर स्ट्रेंथ 3 आया। फिर नंबर्स ऑफ टीथ ऑन व्हील 45 आया। डी को क्यू इनटू एंगल के लीड एंगल मैंने निकाला 15.26। उसके बाद मैंने बीटा एंगल मतलब हेलिक्स एंगल ऑफ गियर निकाला, दैट इज 15.26 आया। उसके बाद में स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 के बाद मैं स्टेप 3 पे आया, लीविस फॉर्म फैक्टर, तो मैंने YV निकाला 0.5427 आया था मेरा व्हील के लिए। उसके बाद मैंने कंडीशंस लिया मटेरियल स्टेप 4 पे, दैट वर्म के लिए केस हार्ड एंड स्टील लिया एंड व्हील के लिए फॉस्फरस ब्रॉन्ज लिया। आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट स्टेप पे आया मटेरियल के बाद स्टेप 5 पे कंटेंट कमेंट ऑन बीकर एलिमेंट। तो स्टेप 5 में बीकर एलिमेंट मेरा वर्म हो गया क्योंकि इसका मटेरियल सॉफ्टवेयर है। देन आया स्टेप 6 पे डिजाइन ऑफ बीकर एलिमेंट, ऑलवेज व्हील डिजाइन। सो इन केस ऑफ वर्म व्हील डिजाइन ऑलवेज गो फॉर व्हील डिजाइन। सो व्हील डिजाइन में मैंने डिजाइन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ PSG मैंने एक फार्मूला लिया फॉर पेज नंबर 8.44 दैट A इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे मेरे पास सब डेटा था, तो यहाँ पे मैंने बस एक टॉर्क फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ नॉमिनल पावर दैट 2 by n t, जहाँ पे n जो है व्हील डिजाइन करे इसलिए व्हील का n रहेगा 96 मैंने कैलकुलेट किया था मेरे गिवन डेटा के पहले स्टेप में। सो वहाँ से मैंने प्रूव किया 96, तो मुझे m of t मिला। m of t को मैंने kd के फैक्टर मल्टीप्लाई किया और मैंने अपना डिजाइन टॉर्क निकाल लिया। फिर उसके बेसिस पे मैं ए निकाला, तो 23.87 आया। आफ्टर दैट मैं यहाँ से मॉड्यूल फाइंड किया फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ PSG फ्रॉम पेज नंबर 8.43। वहाँ से मैंने x की वैल्यू 0 लिया क्योंकि मैं एडिडम को मॉडिफाइड नहीं कर सकता, नॉट करेक्टेड गियर है। mx की वैल्यू मेरे पास जो है 0.853 सेंटीमीटर, उसको mm में कन्वर्ट किया तो 8.53 हो गया। आफ्टर दैट मैं इसको 20% इंक्रीज नहीं करूँगी, यहाँ पे पिनियन और गियर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आफ्टर दैट लेविस क्वेश्चंस को अपन ने कंसीडर नहीं किया, अपन ने बेंडिंग स्टेट भी कंसीडर किया था, इसलिए मैं इंक्रीज नहीं करूँगा। सो m of x इनटू इक्वल टू जो रहेगा m of t रहेगा। m of t आपका 10 हो गया। कैसे? PSG के पेज नंबर 8.2 पे जाके आपने स्टैंडर्ड मॉड्यूल सेलेक्ट किया। देन एनालाइजिंग बेंडिंग फेलियर, फिर आपने सिग्मा बी PSG के पेज नंबर 8.44 से लिया, सिग्मा बी फाइंड किया, सिग्मा बी को इक्वेट किया।
आपके मटेरियल के सिग्मा बी से तो अपना डिज़ाइन सेफ आया। उसके बाद पीएससी के पेज नंबर 8.5 से आपने उल्टा अप्रोच से सिग्मा यू डिसाइड कर लिया। सो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही होता है। सो यहाँ पे मैं अपना डिज़ाइन स्टॉप करता हूँ। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी